आज हम घातक मोड श्रृंखला के चौथे भाग को साझा करेंगे। इस फिल्म में पूरी श्रृंखला में सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं। 1974 में वेस्ट वर्जीनिया के एक मानसिक अस्पताल में निदेशक एक नई महिला डॉक्टर को यहाँ की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ कई इनब्रीडिंग से प्रभावित मरीज बंद हैं। उनमें से अधिकांश में गंभीर जन्मजात दोष हैं जो बहुत खतरनाक हैं। कड़ी सुरक्षा के बाद दोनों एक जेल जैसी वार्ड में पहुंचे जहाँ हर कोने पर पहरेदार तैनात थे। आगे बढ़ते समय अचानक एक मरीज ने महिला डॉक्टर के बाल पकड़ लिए। निदेशक की मदद से मरीज ने हाथ छोड़ दिया। सबसे अंदर के वार्ड में 3 विकृत चेहरे वाले बच्चे बंद थे। निदेशक ने कहा, वे पूरे अस्पताल के सबसे खतरनाक मरीज हैं। उनके पास आत्म नुकसान की प्रवृत्ति है और वे बहुत बुद्धिमान हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि वे जन्म से ही दर्द के प्रति असंवेदनशील हैं। इसके बाद निदेशक ने महिला डॉक्टर को अन्य स्थानों का दौरा कराया और तभी मरीज ने अपने हाथ से एक हेयरपिन निकाला, दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की और भागने की योजना बनाई। इस समय विकृत चेहरे वाले तीनों ने जोर से चिल्लाकर मरीज से हेयरपिन देने को कहा। सबसे छोटे पहाड़ी व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर हेयरपिन लिया और ताले में डालकर कुछ प्रयासों के बाद दरवाजा खोलने में सफल हो गया। तीनों वार्ड से भाग निकले। गार्ड ने अंदर से आवाज सुनी, हथियार लेकर कमरे में जांच करने आया। पहाड़ी लोगों ने उसे अपने दांतों से काटकर मार डाला। इसके बाद उन्होंने सभी मानसिक रोगियों के जेल के दरवाजे खोल दिए। पूरा मानसिक अस्पताल अराजकता में डूब गया। एक समूह मानसिक रोगियों ने पागल होकर अजीब काम करना शुरू कर दिया। पहले दिखाई देने वाली महिला डॉक्टर को पहाड़ी लोगों ने कुर्सी पर बांधकर उसके सिर पर इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस लगा दिया। शक्तिशाली विद्युत प्रवाह ने महिला डॉक्टर को झटके दिए जिससे वह मुंह से झाग निकालने लगी और मर गई। पहाड़ी लोगों ने काफी मशक्कत के बाद फिर से अस्पताल के निदेशक को ढूंढ निकाला और उसके चारों अंगों को लोहे की मजबूत तार से कसकर बांध दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे के दरवाजे का स्विच चालू किया। गियर घूमते रहे, तार कसते रहे और हवा में लटके निदेशक को जल्दी ही घोड़ों ने खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। पहाड़ी लोग इस दृश्य को देखकर उत्साहित हो गए। समय जल्दी ही 2003 की सर्दियों में आ गया। कॉलेज के छात्र अपने दोस्त पोर्टर के केबिन में छुट्टी मनाने की योजना बना रहे थे। पीले कपड़े पहने डैनियल ने कहा, मौसम रिपोर्ट में बर्फीले तूफान की चेतावनी है, क्या हमें कल तक इंतजार नहीं करना चाहिए? कुछ लोगों ने उसे डरपोक कहा, फिर भी उन्होंने सामान पैक किया और चल पड़े। एक समूह स्नोमोबाइल्स पर सवार होकर खुशी खुशी गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। शाम तक मार्गदर्शक कायल एक चौराहे पर पहुंचे और उन्हें यकीन नहीं था कि किस दिशा में जाना है। उन्होंने छवि के आधार पर रास्ता चलना शुरू किया। रात में बर्फीला तूफान तेज हो गया और वे रास्ता भटक गए। अंधेरे और ठंडे मौसम के कारण अब वे पहाड़ से नीचे नहीं जा सकते थे। अचानक उन्होंने दूर एक अज्ञात इमारत देखी। बर्फीले तूफान से बचने के लिए समूह मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अंदर गया। नर्सिंग होम में कुछ लोगों ने थोड़ी देर खोजबीन की और पाया कि यहाँ आश्चर्यजनक रूप से बहुत गर्मी थी, जैसे कोई यहाँ रह रहा हो। कोई विकल्प न होने पर उन्होंने यहीं रात बिताने का फैसला किया। काले बालों वाली बेलिन ने पोर्टर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि फोन में सिग्नल नहीं था। लड़कों ने कुछ लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाई। कायल को लगा कि उसने सब कुछ खराब कर दिया है। बेलिन ने उसे सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, कल मौसम ठीक हो जाएगा और हम केबिन जाएंगे। आज हम पहले यहीं आराम करेंगे। विंसेंट ने सुझाव दिया कि वे इस इमारत का पता लगा सकते हैं। डेनियल ने उन्हें चेतावनी दी कि इधर उधर न घूमें। उत्सुक समूह ने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग टॉर्च लेकर अस्पताल में खोजबीन करने लगे और पाया कि यहाँ किसी के रहने के निशान थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद शिकारी शिकार के दौरान यहाँ रहते थे। डेनियल ने मजाक में कहा, शायद यहाँ कोई हत्यारा रहता है। दूसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जल्दी ही वे निदेशक के कार्यालय में पहुंचे और पाया कि वहाँ बहुत अव्यवस्था थी। कुछ लोगों ने अलमारियों को खंगाला और मरीज की फाइलें ढूंढ ली। ये लोग बहुत विकृत और डरावने दिखते थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे ऐसे अस्पताल में हैं जहाँ मरीजों को रखा जाता है। बाहर बर्फीली रात में पहाड़ी लोग एक लाश को घसीटते हुए अपने ठिकाने पर लौट आए। समूह आग के पास बैठकर मरीजों की फाइलें देख रहा था और चर्चा कर रहा था कि आज रात कैसे बिताई जाए। विंसेंट ने सोचा कि इतनी बड़ी जगह में एक जनरेटर होना चाहिए और उसे ढूंढकर हीटर और लाइट चालू करने की योजना बनाई। जल्दी ही वह टॉर्च लेकर सबसे नीचे के जनरेटर रूम में पहुंचा और जनरेटर चालू करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से ये काम कर गया और पूरे अस्पताल की लाइटें जल उठी। समूह ने एक जगह ढूंढी और पार्टी शुरू कर दी। संगीत के साथ शरीर को मुक्त रूप से हिलाने लगे और दो तरफे शीशे के पीछे पहाड़ी लोग थे। व्हील चेयर को धकेलते हुए हॉल में पहुंचे। बेलिन ने कुछ वीडियो टेप्स देखी। कुछ लोगों ने और मजा करने का फैसला किया। डैनियल सबसे ऊपर पहुंचा, वीडियो टेप को प्रोजेक्टर में डाला और फिर डिवाइस को चालू कर दिया। बड़े स्क्रीन पर काले और सफेद चित्र दिखाई दिए जिसमें कुछ डॉक्टर विकृत चेहरों वाले पहाड़ी लोगों को बिजली के झटके दे रहे थे। इस समय एक लड़की को याद आया कि यह जगह क्या है। असल में वेस्ट वर्जीनिया में एक समूह था जो निकट संबंधों में प्रजनन करते थे। उन्हें पकड़कर इस अस्पताल में बंद कर दिया गया था और उनके चेहरे बहुत विकृत थे। वे इंसानों को भोजन के रूप में देखते थे। फिल्म जल्दी खत्म हो गई। एक समूह बहुत थक गया था। उन्होंने सोने का फैसला किया। आधी रात के बाद बिस्तर पर लेटा विंसेंट सो नहीं पा रहा था। उसने कपड़े पहने और बाहर जाने की तैयारी की। वह टॉर्च लेकर खाली और निर्जन अस्पताल में चल रहा था। ऊपर की लाइटें लगातार चमक रही थीं। कांच के सामने पहुंचा, वहाँ कोई खड़ा लग रहा था। उसके कपड़े देखकर यह वह गायब पोर्टर होना चाहिए। विंसेंट ने अभिवादन किया, धीरे धीरे बढ़ा। पास जाकर छूने पर पता चला व्यक्ति मर चुका था। जैसे ही वह मुड़ा, पहाड़ी लोगों के नेता ने उसके सिर को लोहे की छड़ से छेद दिया और फिर उसे घसीट कर ले गया। अगले दिन बाहर अभी भी तेज बर्फीला तूफान चल रहा था। जेना ने उठते ही देखा कि उसका बॉयफ्रेंड विंसेंट गायब है। उसने घर से बाहर निकलकर दोस्तों से पूछा, लेकिन समूह ने उसे पिछली रात से नहीं देखा था। डैनियल ने पहले अपना सामान समेटने का सोचा। वह स्टडी में गया, लेकिन वहाँ सारा सामान गायब था। कार्ल व्हील चेयर पर बैठा था। उसे लगा ये विंसेंट की शरारत हो सकती है। बाहर अभी भी बर्फीला तूफान था। बेलिन ने सुझाव दिया कि वे 2 समूहों में विभाजित हो जाएं। अलग अलग जगहों पर जाकर विंसेंट और सामान ढूंढें और फिर हॉल में मिले और जल्दी से इस जगह को छोड़ दें। कार्ल और उसके साथी बेसमेंट में पहुंचे। वहां उन्हें एक डरावना कमरा मिला जिसमें कई चिकित्सा उपकरण थे। बहुत अजीब, लेकिन उन्होंने विंसेंट को नहीं पाया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बीमार कैदियों की कोठरियां पाई और दूसरा समूह ऊपर पहुंचा। उन्होंने कांच पर एक स्पष्ट खून का निशान देखा। समूह को तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। बेलिन ने सुझाव दिया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाएं, इससे काम तेजी से होगा। समूह फिर अलग अलग दिशाओं में चला गया। जेना चलते चलते एक रसोई जैसी जगह पर पहुंची। अचानक सामने से एक आकृति चलकर आई। यह देखकर जेना तुरंत छिप गई। पहाड़ी लोगों के नेता ने पोर्टर की लाश को ऑपरेशन टेबल पर रखा और हाथ में चाकू से उसे काटने लगा। जेना, जो कैबिनेट के पीछे छिपी थी, इस दृश्य से कांपने लगी। उसने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कोई आवाज न निकले। इस समय तीसरा भाई भी आ गया। दोनों एक साथ चले गए। मौका पाकर जेना भी चुपचाप निकल गई। समूह हॉल में मिला। डैनियल ने बाकी लोगों को बताया कि उसने कुछ खून के निशान देखे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से कोई और है। इस समय जेना बाहर आई, चिल्लाते हुए कि यहाँ नरभक्षी हैं।
अचानक एक पैकेज मैदान पर फेंका गया। कुछ लोगों ने पहचाना कि वह पॉटर के कपड़े हैं। बेलिन आगे बढ़ा और उसे खोला। अंदर एक खून से सना हुआ सिर था। सभी लोग इस खौफनाक दृश्य से हक्का बक्का रह गए। डर के मारे पीछे हटते हुए क्लेयर को ऊपर से अचानक आई तार ने पकड़ लिया और लटका दिया। समूह इस दृश्य से डर गया। कार्ल आगे बढ़ा और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश की। पहाड़ी लोग मशीन को नियंत्रित कर तार को कसते रहे। जल्दी ही क्लेयर का शरीर अलग हो गया और वह मर गई। बाकी लोग यह देखकर भाग गए। कार्ल पर गीला और गर्म खून गिरा। वह पागल होकर चिल्लाया, संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ और भाग गया। समूह बाहर बर्फीले मोटर बाइक के पास पहुंचा, लेकिन पाया कि सभी स्पार्क प्लग निकाल दिए गए थे। डरे समूह को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करें। ऐसे बर्फीले तूफान में वे पहाड़ से नीचे नहीं जा सकते थे। ब्रो ने डाउन जैकेट पहनी और स्कीइंग करके नीचे जाकर पुलिस को सूचित करने की तैयारी की। वह इस समूह में सबसे मजबूत स्कीयर है। अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से विदा लेकर वह स्केटबोर्ड पर पहाड़ से नीचे चला गया। बाकी समूह बर्फीले तूफान में खड़ा था। बहुत ठंड थी और ठंड से बचने के लिए उन्हें जोखिम उठाकर लौटना पड़ा। डैनियल ने सुझाव दिया कि वे डीन के ऑफिस में जा सकते हैं, वह मजबूत है। समूह फिर से अस्पताल में भागा। सावधानी से ऊपर के डीन के ऑफिस में पहुंचा। दरवाजे को कुर्सी से मजबूती से बंद कर दिया। डैनियल ने पहाड़ी लोगों की फाइलें पाई, जो दिखाती थी कि वे मानसिक रूप से अस्थिर थे। उनके शरीर विकृत थे और उनमें नरभक्षण की प्रवृत्ति थी। अब हमारा समूह उनके शिकार बन गया है। घबराहट के बाद विंसेंट को उस कोठरी की याद आई जिसमें विभिन्न चाकू थे। उन्हें इन नरभक्षियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन नरभक्षियों को देखकर विंसेंट ने डैनियल से हथियार ढूंढने को कहा, लेकिन डैनियल मानता था कि हमें साथ काम करना चाहिए। फिर भी विंसेंट के आग्रह पर वह अनमने से सहमत हो गया। इस समय काली लड़की भी साथ जाने को तैयार हो गई। तीनों ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। बाकी 3 लोग घर में ही रुके रहे। कार्ल और उसके साथी चुपचाप बेसमेंट के गलियारे में पहुंचे। तभी पीछे से कुल्हाड़ी लिए तीसरा भाई आ गया। वे लोग बॉल रूम में जाकर कुर्सियों के पीछे छिप गए और दरवाजा बंद कर लिया। पहाड़ी आदमी ने नहीं देखा और सीधा चला गया। ऑफिस में बैठे बेलिन ने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब वह दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहा था, तभी एक ड्रिल ने दरवाजा तोड़ दिया, जिससे तीनों डर गए। दूसरे भाई ने बेलिन के बाल पकड़ लिए। पास के 2 लोग तुरंत आगे बढ़े और चाकू से उसके हाथ को घायल कर दिया। दर्द से कराहते हुए दूसरे भाई ने हाथ छोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए चला गया। बेसमेंट में तीनों ने हथियार उठाए और मौका देखकर दरवाजा खोलकर भाग निकले। आगे के 2 लोग तेजी से चल रहे थे। डैनियल पीछे रह गया और अचानक प्रकट हुए बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया। काइल और काली लड़की ऑफिस में वापस आए और देखा कि उनका साथी गायब है। कुछ समय तक वे नहीं समझ पाए क्या करें। पहाड़ी लोगों ने डैनियल को तार से कसकर ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। फिर उन्होंने चाकू निकालकर हल्के से घिसना शुरू किया और पास में तेल का बर्तन उबालने लगे। तीसरे भाई ने एक चमचमाती छोटी चाकू निकाली। इस भयानक दृश्य से डैनियल की सांसें तेज हो गईं। तेज छोटे चाकू ने डैनियल की एक पूरी परत त्वचा काट दी। वह तुरंत दर्द से चीख उठा। पहाड़ी लोगों ने कटी हुई त्वचा को बर्तन में डाल दिया और इस तरह हॉट पॉट खाने लगे। ऑफिस में बैठे लोगों ने भी चीख सुनी। विंसेंट और ब्लैक गर्ल डैनियल को बचाना चाहते हैं, लेकिन पास में बैठे जेना और बुच बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि यह एक जाल हो सकता है। बढ़ती चीखों को सुनकर बेलिन ने महसूस किया कि उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अब भी डैनियल जीवित था। वोटिंग के बाद समूह ने डैनियल को बचाने का फैसला किया। वे ऑफिस छोड़कर चीखों की दिशा में चल पड़े। ऑपरेशन टेबल पर डैनियल को इतनी यातना दी गई कि वह पूरी तरह घायल हो चुका था और जल्दी मरने की प्रार्थना कर रहा था। सीढ़ियों पर पहुंचकर विंसेंट ने पहले खुद देखने का फैसला किया। वह धीरे धीरे चलते हुए रसोई में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने एक घृणित और भयावह दृश्य देखा। एक समूह नरभक्षी डैनियल का मांस काटकर तेल में तल रहे थे और खा रहे थे। इस दृश्य से घिनौने हुए विंसेंट वापस भागे और समूह को हाल की भयानक स्थिति के बारे में बताया। वे कुल 3 लोग थे। हमें उपाय सोचना होगा। बेलिन ने युद्ध योजना बनाई। जेना को चौराहे पर खड़ा किया और तेल का दीपक लेकर उनके कदमों को रोकने को कहा। बाकी लोगों ने इन ऑगर्स को कोठरी में धकेल दिया। वे हथियार लेकर रसोई की ओर भागे। विंसेंट अचानक प्रकट हुआ और पहाड़ी लोगों पर हमला किया। बाकी 3 लोग चाकू लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़े। पहाड़ी लोगों ने स्थिति भांपकर भागने की कोशिश की। चौराहे पर पहुंचकर जेना ने दीपक फेंक दिया। तेज आग ने पहाड़ी लोगों का रास्ता रोक दिया। वे केवल कोठरी के अंदर जा सकते थे। कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें जेल के अंदर खदेड़कर दरवाजा बंद कर दिया। काइल अपने दोस्त का बदला लेने के लिए इन लोगों को मारने वाला था। उसने केरोसिन लैंप लेकर तेल जेल में डाल दिया, लेकिन बेलिन ने समझाने की कोशिश की कि इन लोगों को मत मारो, वे केवल विकृत मानसिक रोगी हैं। समझाने के बाद काइल ने हाथ में लाइटर छोड़ दिया। यहाँ हमें कहना होगा कि यह कहानी बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। चर्चा के बाद उन्होंने स्पार्क प्लग ढूंढकर निकलने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि स्पार्क प्लग कहाँ है, इसलिए उन्हें हर कमरे में ढूंढना पड़ा, लेकिन किसी को इन लोगों की निगरानी के लिए छोड़ना पड़ा। काइल ने स्वेच्छा से रहने का फैसला किया। उसने भोजन का लालच देकर दूसरे भाई का हाथ बाहर निकलवाया और चाकू से काट दिया। वे बहुत गुस्से में था। उन्होंने दोस्त को मार डाला और चिल्लाए कि मैं तुम सबको जल्द मार डालूंगा। समय रात तक आ गया। थका हुआ काइल जमीन पर लेट कर सो गया। तीसरे भाई ने कमरे से एक हेयरपिन निकाला, उसे चाबी के छेद में डालकर दरवाजा खोल दिया। पहाड़ी लोग जेल से भाग निकले। काइल का गला पकड़कर उठाया और मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। कमरे में बेलिन उठकर काइल की ड्यूटी लेने के लिए तैयार हुआ। आधे रास्ते में अस्पताल की लाइटें अचानक बंद हो गईं। शायद इंजन में समस्या थी। बेलिन टॉर्च और हथियार लेकर अंधेरे में चलने लगा। जल्द ही वह जेल पहुंचा और देखा कि पहाड़ी लोग भाग गए थे। इसके बाद वह तुरंत भागा। यहाँ तक कि राक्षस और काइल भी गायब हो गए हैं। स्पष्ट रूप से काइल को राक्षसों ने मार डाला है। अब यहीं छिपकर सुबह का इंतजार करना होगा और फिर भागना होगा। थोड़ी देर बाद बेलिन ने फिर से डरावनी हंसी की आवाज सुनी। वह बाहर देखने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजे के बड़े छेद में अचानक एक आंख दिखाई दी। कुछ लोग डर के मारे चौंक गए। छेद से बाहर देखते हुए बाहर केवल एक व्यक्ति था और उसके पास हथियार नहीं था। 4 बनाम 1 बेलिन और साथियों को भारी बढ़त थी। विचार विमर्श के बाद उन्होंने बाहर जाकर उस व्यक्ति को मारने का फैसला किया। सिर पर बोरी पहने व्यक्ति ने आवाज सुनते ही भागना शुरू कर दिया। गलियारे में 4 लोग उसके पीछे दौड़े और उसे जल्दी पकड़ लिया। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और बार बार चाकू से उसके शरीर में वार किया। जल्दी ही बोरी के नीचे का व्यक्ति थम गया। बेलिन ने उसका सिर ढकने वाला कपड़ा हटाया तो पाया कि उन्होंने गलती से गलत व्यक्ति को मार डाला था। ये कैल है। उसकी जीभ काट दी गई थी, जिससे वह बोल नहीं पा रहा था। कुछ लोग हैरान होने का समय नहीं था। वे तुरंत पलटकर उसी कमरे में भागने लगे। पहाड़ी लोग अचानक प्रकट हुए और उनका रास्ता रोक दिया। कोई चारा नहीं था। कुछ लोग पागलों की तरह ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते वे अटारी में घुसकर गलती से पहाड़ी लोगों के निवास में पहुंच गए। यहाँ उनका
सामान मिला, कुछ लोग तुरंत कुछ कपड़े लेकर वहाँ से निकल गए। वे एक वार्ड में भाग गए और लकड़ी से दरवाजा बंद कर दिया। हर जगह संभावित निकास की तलाश करने लगे। बाहर ड्रिल की आवाज और करीब आ रही थी। जल्दी ही बेलिन ने एक जंग लगी लोहे की जाली देखी। कुछ लोगों ने मिलकर जाली को हटाकर एक छेद बना दिया, फिर खिड़की तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगे। दरवाजे के बाहर पहाड़ी लोग जोर से धक्का देने लगे, लेकिन खोल नहीं पाए। इस समय नेता ने प्रवेश किया, भारी ताकत से लगातार धक्का देने लगा। लग रहा है कि मुख्य दरवाजा जल्दी खुल जाएगा। काली लड़की बर्फ में घुसकर जबरदस्ती रास्ता बनाकर बाहर निकली और एक चिकित्सालय के बाहर पहुंच गई। बाकी लोग भी बाहर निकलने लगे। पहाड़ी लोगों के नेता ने एक जोरदार टक्कर मारकर दरवाजा खोल दिया। आखिरी में जेना भी सुरंग में घुस गई, लेकिन आधे रास्ते में पूरी सुरंग बर्फ से ढक गई। मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ा। इस समय नेता ने मशीन उठाई और सीधे पीछे से उसके शरीर को छेद दिया। ड्रिल जेना के शरीर में घूमती रही और जल्दी ही उसे मार डाला। बेलिन, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, यह देखकर तुरंत सुरंग से बाहर निकल आया। 3 लोग बर्फीली ठंडी जगह में जान बचाने भागने लगे। पीछे से पहाड़ी लोग स्नोमोबाइल पर उनका पीछा करने लगे और जल्दी ही उन्हें घेर लिया। हालांकि उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि शिकार का पीछा आनंद लेने लगे। अचानक बगल से निकलकर किसी ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। बेलिन को डंडे से मारकर गिरा दिया गया। काली लड़की दौड़कर उसे सहारा देने लगी। थोड़ी दूर पर बुच को नेता ने पकड़ लिया, घसीटते हुए जमीन पर गिरा दिया और तेजी से घूमती स्नोमोबाइल से मार डाला। बाकी 2 लोगों ने एक जगह ढूंढी। काली लड़की ने बेलिन के घाव को बांध दिया। दोनों को निराशा महसूस हुई। समय सुबह हो गया। सबसे पहले स्कीइंग करके मदद बुलाने गई लड़की बर्फ में जमकर मर गई। बेलिन लड़खड़ाते हुए बर्फीले तूफान में चल रहा था और अपने साथी से बिछड़ गया। पीछे से पहाड़ी लोग मोटरसाइकिल पर पीछा करने लगे। अचानक काली लड़की पीछे से कूद कर आई और एक डंडे से पहाड़ी व्यक्ति को गिरा दिया। उन्होंने जाल बिछाकर मोटरसाइकिल पर कब्जा कर लिया। 2 लोग स्नोमोबाइल पर जंगल में सवारी कर रहे थे और जीवित बच जाने पर बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक स्टील वायर ने दोनों के सिर काट दिए। अंत में पहाड़ी लोग उनकी लाशें उठाकर चले गए। फिल्म समाप्त होती है। इस फिल्म का अंत बहुत ही उलझन भरा था। पात्रों का व्यवहार बिल्कुल भी तार्किक नहीं था। हालांकि यह एक स्लैशर फिल्म थी, इससे बहुत विचलित करने वाली भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, आज की साझा बात यहीं समाप्त होती है। मैं हूँ भूत, अगली बार फिर मिलेंगे।